ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी तब खत्म नहीं हुई जब आखिरी मेल बैग ब्रिज से नीचे फेंका गया। कई मायनों में वो तो बस शुरुआत थी एक बहुत लंबी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी की। हमें पार्ट 1 याद है, 8 अगस्त 1963 की वो थेलेरी भरी रात। कम से कम 15 लोगों के एक गैंग ने रेलवे सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने ग्लासगो से ह्यूस्टन जाने वाली मेल ट्रेन को रोका। वो लोग 2.6 मिलियन पाउंड्स के पुराने बैंक नोट्स लेकर फरार हो गए, एक ऐसी रकम जिसकी कीमत आज 50 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा होगी। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक करारा हमला, और इसने फौरन ही पूरे थीश में सनसनी फैला दी, जिसमें शौक था और कुछ लोगों के लिए एक अजीब सी एडमायरेशन भी। उनकी जो हिम्मत थी ऑनेस्टली बस सांस रोक देने वाली थी। जब ट्रेन क्रू अपनी कैद से आजाद होकर अलार्म बजाने में कामयाब हुआ तो ब्रिटिश जस्टिस का पूरा सिस्टम बहुत ही तेजी से हरकत में आ गया। क्राइम जितना बड़ा था उतना ही तगड़ा रिस्पॉन्स भी मांगता था। स्कॉटलैंड यार्ड जानती थी कि यह छोटे मोटे चोरों का काम नहीं था, यह अनऑर्गेनाइज्ड था और यह काफी बड़ा था। एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स जिसका कोडनेम था फ्लाइंग स्क्वाड फौरन तैयार की गई, जिसमें थीश के कुछ बेस्ट डिटेक्टिव्स को शामिल किया गया। उनका मिशन क्लियर था, उन आथेमियों को ढूंढना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे और चोरी का पैसा रिकवर करना। प्रेशर बहुत ज्यादा था, सिर्फ पब्लिक से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स से भी। यह एक रॉबरी से कहीं बढ़कर था, यह एक सीधी चुनौती थी। गवर्नमेंट और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस भी हिल गए थे। एक रॉयल मेल ट्रेन पर ऐसा खुल्लम खुल्ला अटैक करना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह देश के कानून और सुरक्षा को सीधी चुनौती हो। पुलिस पर रिजल्ट्स देने का जबरदस्त प्रेशर था और वो भी जल्द ही। हर न्यूज़पेपर, हर रेडियो बुलेटिन न्यूज के लिए भूखा था। रॉबर्ट्स कुछ देर के लिए तो जैसे हवा में ही गायब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने पक्का इरादा कर लिया था कि यह वैनिशिंग एक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो समझते थे कि क्रिमिनल्स को एक हाइडआउट की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी जगह जहां वो अपना लूटा हुआ माल गिन सकें और अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान कर सकें। और इस जगह को ढूंढना इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती स्टेज में फौरन प्रायोरिटी बन गया। शुरू की इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, काफी कम थी। ट्रेन क्रू थोड़ा बहुत उनका हुलिया बता सकता था, लेकिन रॉबर्स ने मास्क पहने हुए थे। लेकिन पुलिस रिस्पांस का जो प्रोफेशनलिज्म था वो काफी नोटेबल था। उन्होंने बहुत ध्यान से कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, यह समझते हुए कि इतना बड़ा क्राइम अपने पीछे निशान तो जरूर छोड़ेगा। वो जानते थे कि गैंग कहीं ना कोई गलती जरूर करेगा। उनके एक्टिव होने की स्पीड, इस हंट में लगाए गए रिसोर्सेज, सब एक रिलेंटलेस परस्यूट का सिग्नल दे रहे थे। चोरों के पास उनके मिलियंस तो थे, लेकिन उनके खिलाफ घड़ी की सुई जोरों से टिक टिक कर रही थी। एक काउंटडाउन जो एक डिटरमाइंड पुलिस फोर्स ने शुरू कर दिया था। पुलिस को ब्रेक थ्रू काफी जल्द ही मिल गया। एक लोकल चरवाहे जॉन मैरिस को उस फार्म पर हो रही अनयूजुअल एक्टिविटी पर शक हुआ, जो फार्म सपोजिडली खाली था। उसने नोटिस किया कि खिड़कियां ब्लैकआउट थीं और उसे आवाजें सुनाई थी रही थीं। उसने अपनी कंसर्न्स लोकल पुलिस को रिपोर्ट कर दें। 13 अगस्त को रॉबरी के सिर्फ 5 दिन बाद ऑफिसर सावधानी से लेदरस्लेड फार्म पहुंचे। एंथर जो उन्हें मिला वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक गोल्ड माइन था। मेल बैग्स, पोस्ट ऑफिस के बोरे और चुराए हुए पैसों के रैपर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, रॉबर्स लापरवाह हो गए थे। वो अपना पर्सनल सामान, खाना और क्रिटिकली हर जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ गए थे। सबसे फेमस या यूं कह लो कि इनफेमस एविडेंस जो मिला वो एक मोनोपोली सेट था। ऐसा लगता है गैंग ने गेम खेलकर टाइम पास किया था, शायद असली चुराए हुए कैश को ही प्ले मनी की तरह यूज करके। बोर्ड से, केचप की बोतल से और दूसरी सर्फेसेस से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ये प्रिंट्स फौरन स्कॉटलैंड यार्ड के फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेज दिए गए। जब उनके रिकॉर्ड्स में चेक किया गया तो वो कई जाने माने क्रिमिनल से मैच कर गए। अचानक पुलिस के पास नाम, चेहरे और उन लोगों से डायरेक्ट लिंक था जो इसमें इन्वॉल्व थे। हर वक्त ग्लव्स पहने रहने का इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर इग्नोर किया गया था। एक सिंपल सी ह्यूमन एरर जिसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट एविडेंस के अलावा गैंग की दूसरी ब्लंडर्स ने भी पुलिस की हेल्प की। रॉबरी और भागने के लिए यूज की गई व्हीकल्स को भी अजीब तरह से हैंडल किया गया था। गैंग की एक लैंड रोवर फार्म से थोड़ी ही थी और लावारिस हालत में मिली। एक और व्हीकल जिसे कुछ रॉबर्स ने लेदर स्लेट से भागने के लिए यूज किया था, वो ऐसे कैश से खरीदी गई थी जिसे ट्रेस किया जा सकता था। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां
जो जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस या शायद आगे क्या होगा ये ना सोचने की वजह से हुई, उन पर धीरे धीरे शिकंजा कसती चली गई। एक परफेक्टली किए गए क्राइम की इमेज इन लापरवाह गलतियों के बोझ तले टूटने लगी, जिससे अरेस्ट्स का रास्ता बन गया। गैंग का चुना हुआ हाइडआउट था लेदर स्लेट फार्म, बकिंगहैमशायर में ओकली के पास एक सुनसान फार्म हाउस। वो उनका सेफ ठिकाना होना था, एक ऐसी जगह जहां वो रॉबरी के बाद शुरुआती हंगामा शांत होने तक छुप कर रह सके। उनका प्लान था कि कुछ तेन वहां रुकेंगे, पैसा डिवाइड करेंगे और फिर अलग अलग हो जाएंगे। क्रूशली प्लान में फार्म हाउस को अच्छे से क्लीन करना और फिर उसे जलाकर राख कर तीना शामिल था, ताकि सारे एविडेंस खत्म हो जाएं। लेकिन प्लान का यह इंपॉर्टेंट हिस्सा गड़बड़ा गया। गैंग जल्दी में निकल गई, शायद नीचे उड़ रहे RAF के एयरक्राफ्ट से डरकर या बस अपने अपने हिस्से लेकर भागने की जल्दी में। उन्होंने फार्म को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया, एक ऐसा डिसीजन जो उनके लिए बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफिक एरर साबित हुआ। अप्रैल 1964 में वर्डिक्ट सुनाए गए, उसके बाद सेंटेंसिंग हुई। मिस्टर जस्टिस एडमंड डेविस, जो ट्रायल चला रहे थे, उन्होंने एक्सेप्शनली सीवियर सेंटेंसेस सुनाई। 7 मेन रॉबर्स, जिनमें ब्रूस रेनल्ड्स भी थे, बस्टर एडवर्ड्स इन एब्सेंशिया क्योंकि वो तब भी ऑन द रन था, और चार्ली विल्सन को 30 इयर्स की इंप्रिजनमेंट की सजा मिली। जज ने इस क्राइम को एक सॉर्डिड क्राइम ऑफ वायलेंस एंड ग्रीड बताया, जो नेकेड एवरिस से इंस्पायर्ड था। हेडलाइंस ये खबर चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, ट्रेन रॉबर्स को 30 इयर्स और सैवेज सेंटेंसेस। इस सेवेरिटी का एम एक डिटेरेंट की तरह काम करना था, एक क्लियर मैसेज कि ऐसे क्राइम्स टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। इन लेंथी सेंटेंसेस पर पब्लिक रिएक्शन कुछ डिवाइडेड था। एक तरफ लोगों में काफी रिलीफ और अप्रूवल था, बहुत लोगों को लगा कि जस्टिस हुआ है और रॉबर्स को ऐसे ब्रेजन एक्ट के लिए वही मिला जो वो डिजर्व करते थे, और जैक मिल्स पर हुई वायलेंस के लिए। हाउएवर, एक सिग्निफिकेंट अंडरकरंट ऑफ ओपिनियन ये भी था कि सेंटेंसेस डिस्प्रोपोर्शनेटली हार्श थी, स्पेशली जब उन्हें उस टाइम के दूसरे वायलेंट क्राइम्स, यहां तक कि मर्डर की सेंटेंसेस से कंपेयर किया गया। यही डिबेट, पनिशमेंट पर यह क्वेश्चनिंग इनएडवर्टेंटली रॉबर्स की कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजाइजिंग में कंट्रीब्यूट करने लगी। कुछ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स की तरह पेंट करने लगी, ना कि सिर्फ कन्विक्टेड फेलेंस की तरह। पब्लिक इन डेवलपमेंट्स को इंटेंस फैसिनेशन के साथ फॉलो कर रही थी और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को बड़े चाव से पियाच रही थी, जिनमें हर अरेस्ट की डिटेल होती थी। शिकंजा कस रहा था और वो ऑडेशियस क्रिमिनल्स जिन्होंने नेशन को शॉक कर थेया था, अब लॉ की फुल फोर्स फेस कर रहे थे। मैनहंट सक्सेसफुल साबित हो रहा था, लार्जली गैंग की अपनी एरर्स और पुलिस टास्क फोर्स के डिलिजेंट वर्क की वजह से। ट्रायल, जो जनवरी 1964 में बकिंगहैमशायर के एल्सबरी असाइजेज में शुरू हुआ, एक मीडिया सेंसेशन था। यह सिर्फ एक लोकल अफेयर नहीं था, ग्लोब भर से रिपोर्टर्स उस छोटे से मार्केट टाउन में आ धमके थे। डिफेंडेंट्स की शेयर नंबर 12 मैन इवेंचुअली रॉबरी के लिए एक साथ ट्रायल पर थे। ने इसे एक अनप्रेसिडेंटेड लीगल स्पेक्टिकल बना थेया। कोर्टरूम डेली पैक्ड रहता था जब प्रोसिक्यूशन अपना केस रख रही थी, जिसमें हाइस्ट की मेटिकुलस प्लानिंग की डिटेल थी और लेदर स्लेड में मिले डैमिंग एविडेंस की भी। एविडेंस, पर्टिकुलरली फिंगरप्रिंट्स, डिफेंस के लिए इफेक्टिवली काउंटर करना हार्ड साबित हुआ, उनके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद थे। लेदर स्लेड फार्म से मिले एविडेंस से सॉलिड लीड्स मिल रहे थे। पुलिस ने सस्पेक्ट्स को राउंड अप करना शुरू कर दिया। एक एक करके गैंग के मेंबर्स को ट्रैक डाउन करके अरेस्ट किया गया। चार्ली विल्सन जैसे फिगर्स, टॉमी विजबी और रॉय जेम्स, जो रेसिंग ड्राइवर था, को कस्टडी में ले लिया गया। आखिर में यह सोच कि सारे लुटेरे जेंटलमैन थीव्स या चार्मिंग बीतिमाश थे, ये एक बड़ी होशियारी से बनाई गई इमेज है, जिसे ज्यादातर मीडिया में दिखाई गई चीजों और वक्त बीतने से हवा मिली। सच तो ये है, इसमें शामिल कई लोग पक्के प्रोफेशनल अपराधी थे, जिनके लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स थे, अलग अलग जुर्मों के, जिसमें हिंसा और चोरी भी शामिल थी। वो कोई रॉबिन हुड जैसे लोग नहीं थे, जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटते हैं। वो तो बस अपने पर्सनल ग्रीड के लिए ये सब कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने, जैसे ब्रूस रेनल्ड्स ने, खुद को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखाने की इमेज बनाई। उनके इस पूरे काम का असली मकसद तो सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी ही था, कोई ऐसा फैंसी ख्याल नहीं कि कानून तोड़कर भी शरीफों वाला काम कर रहे हैं। फिर एक और कहानी है लूट के माल के बराबर बराबर बंटवारे के बारे में। क्या गैंग ने पैसा आपस में ठीक से बांटा था? प्लान तो शायद बराबर हिस्से का था, लेकिन असल में सब कुछ बहुत गड़बड़ झाला था। लेदर स्लेड फार्म को वक्त से पहले ही छोड़ देने के बाद जो अफरा तफरी मची, भागने की जल्द थी, और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उसका मतलब ये हुआ कि थियो पॉइंट 6 मिलियन पाउंड्स का बंटवारा
जैसे तैसे किया गया था। कुछ मेंबर्स को शायद तीसरों से काफी ज्याथिया मिला, जबकि कुछ जिनका रोल छोटा था उन्हें शायद बहुत कम मिला हो। ज्यादातर कैश जलते ही खर्च हो गया, ठीक से छिपाया नहीं गया, या पुलिस ने बरामद कर लिया। मतलब मिल बांटकर अमीर बनने का सपना ज्यादातर अधूरा ही रह गया। एक और झूठी बात जो बहुत फैली हुई है और नुकसान करती है, ये है कि रॉबरी के दौरान किसी को चोट नहीं लगी। ये बात 100% झूठी है। मेल ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स को लोहे की एक रॉड से सिर पर बुरी तरह मारा गया था, लुटेरों में से एक ने। हालांकि गैंग ने बाद में थियावा किया कि उनका इरादा कोई गंभीर या लंबी चोट पहुंचाने का नहीं था। मिल्स को सिर पर बहुत गहरी चोटें आईं। उन्हें जिंदगी भर बार बार सिर दर्द होता रहा। वो बेहोश हो जाते थे और उन्हें थेमा पहुंचा। वो फिर कभी ट्रेन ड्राइवर की अपनी जॉब पर वापस नहीं जा पाए। इस हिंसक घटना को अक्सर जानबूझकर छिपा दिया जाता है इस डकैती की ज्यादातर रोमांटिक कहानियों में, लेकिन मिल्स और उनके परिवार पर इसका असर बहुत गहरा और दर्दनाक था। ग्रेट ट्रेन रॉबरी से जुड़ी सबसे ज्याथिया चलने वाली झूठी कहानियों में से एक ये है कि ये एक परफेक्ट क्राइम था। ये कहानी बताती है कि ये एक थेम परफेक्ट प्लान था जिसे कुछ क्रिमिनल जीनियसेस के ग्रुप ने मिलिट्री की तरह डिसिप्लिन से किया। लेकिन असलियत इतनी ग्लैमरस नहीं है। बेशक ये बहुत टेलर काम था और कुछ मामलों में बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था, पर यह रॉबरी बड़ी बड़ी गलतियों से भरी हुई थी। लेदर स्लेड फार्म को जलाने में नाकामयाबी, लापरवाही से फिंगरप्रिंट्स छोड़ देना और भागने वाली ट्रेसेबल गेटअवे व्हीकल्स, ये सब बहुत बड़ी चूक थी। इन्हीं गलतियों की वजह से ज्यादातर गैंग मेंबर्स फौरन गिरफ्तार हो गए, जिससे साबित होता है कि यह क्राइम जरा भी परफेक्ट नहीं था, ना तो इसे करने में और ना ही अपराधियों के लिए इसका जो नतीजा हुआ उसमें। रॉनी बिग्स ब्राजील में रहा 3 डेकेड से ज्याथिया, लेकिन जैसे ही कई स्ट्रोक्स के बाद उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी, उसकी यूके वापस जाने की इच्छा और बढ़ने लगी। मई 2001 में गरीब और बीमार वो अपनी मर्जी से ब्रिटेन वापस आया, ये कहते हुए कि वो एक इंग्लिशमैन की तरह मार्गेट पब में जाकर एक पेंट ऑफ बिटर खरीदना चाहता था। पहुंचते ही उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और अपनी सजा पूरी करने के लिए वापस प्रिजन भेज दिया गया। आखिरकार उसकी बहुत ज्यादा खराब हेल्थ की वजह से उसे अगस्त 2009 में कंपैशनेट रिलीज दी गई और 2013 में उसकी मौत हो गई। बिग्स की लाइफ स्टोरी एक छोटे मोटे क्रिमिनल से ट्रेन रॉबर और फिर इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बनने तक सच में एक मनगढ़ंत एडवेंचर नॉवल जैसी लगती है। हाँ, तो रियो में लाइफ वो शांत तो बिल्कुल नहीं थी। सच कहूं तो मैं थोड़ा सेलिब्रिटी बन गया था। मैंने पार्टीज होस्ट की, इंटरव्यूज दिए, कभी कभी पैसे लेकर, और ब्रिटेन का मोस्ट वांटेड एथमी कहलाने का, जो सबके सामने रह रहा था, बस मजे ले रहा था। मैंने सेक्स पिस्टल्स के साथ नो वन इज इनोसेंट गाना भी रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है मेरे चीकी कमेंट्स और ये बात कि मैंने ज्यादा पछतावा नहीं दिखाया, उसी से ये पूरी लेजेंड और बन गई। मैं कहा करता था इट्स बीन अ ब्लास्ट, और सच में मेरा वही मतलब होता था। मैं वो बीठे माश था जिसने सिस्टम को चकमा थिया, हर पल में मजे कर रहा था। उस टाइम ब्राजील की यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी उन लोगों के लिए जिनका कोई ब्राजीलियन बच्चा हो। बिग्स जल्द ही एक ब्राजीलियन औरत से माइकल नाम के बेटे का बाप बन गया और इस लीगल लूपहोल ने उसे काफी खुलेआम रहने दिया, ट्यूर से ब्रिटिश अथॉरिटीज को लगभग चिढ़ाते हुए। उस एस्केप के बाद मुझे भागते रहना पड़ा। पहले मैं पेरिस पहुंचा, जहां मैंने सच में अपना अपीयरेंस बिठेलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, कुछ सालों के लिए अपनी फैमिली के साथ बस चुपचाप रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वहां पुलिस मेरे करीब आने लगी, मुझे फिर से भागना पड़ा। इस बार मैं 1970 में ब्राजील पहुंच गया। फिर भी उसके छोटे रोल के बावजूद रॉनी बिग्स गैंग का अब तक का सबसे फेमस या शायद इनफेमस मेंबर बन गया। ये रेप्यूटेशन सच में उसके थ्रिलर एस्केप से पक्की हो गई द 8th of July 1965 को वॉन्ड्सवर्थ प्रिजन से। अपनी 30 साल की सजा के सिर्फ 15 महीने बाद ही बिग्स रस्सी की सीढ़ी से प्रिजन की दीवार पर चेराच गया और एक इंतजार कर रही रिमूवल वैन पर कूद गया। इस थ्रिलर फरारी ने दुनिया भर में हेडलाइंस बटोरी और आप कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए उसे एक तरह का फोल्क एंटी हीरो बना थिया। हाँ, तो आपको पता है मैं असल में ग्रेट ट्रेन रॉबरी के पीछे मास्टरमाइंड्स में से एक नहीं था। मेरा पार्ट असल में काफी छोटा था। मुझे बस ट्रेन के लिए एक नए ड्राइवर का इंतजाम करना था, लेकिन सच कहूं तो मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाया।
ग्रेट ट्रेन रॉबरी से जुड़े सबसे बड़े और पुराने रहस्यों में से एक ऐसे एथमी की पहचान है जिसे अक्सर द अल्स्टरमैन कहा जाता था। माना जाता है कि यह वही आदमी था जो सबसे अहम इनसाइडर था, वो इंसान जिसने गैंग को सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी, मेल ट्रेन के स्केड्यूल और उसके रूट के बारे में, और सबसे जरूरी बात, कैश का वो कुछ ज्यादा ही बड़ा शिपमेंट जो वो ट्रेन उस खास रात को ले जा रही थी। इस इनसाइड नॉलेज के बिना ऐसा माना जाता है ये रॉबरी शायद कभी की ही नहीं जाती, या कम से कम इतने स्पेसिफिक टारगेट के साथ तो नहीं। उसकी असली पहचान कभी भी पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाई और देशकों तक इस पर जोर थियर अटकलें लगती रहीं। द अल्स्टरमैन आखिर कौन हो सकता था, इसे लेकर कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि वो एक नाराज पोस्टल वर्कर था जिसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच थी। वहीं दूसरों का मानना है कि वो रेलवे का कोई पुराना एम्प्लॉई हो सकता था, कोई ऐसा जो मेल ट्रेन सिस्टम के अंतर की बातें अच्छी तरह जानता था। यहां तक कि उसके तार कुछ और शैडोवी फिगर्स से जुड़े होने के भी चर्चे थे, या शायद इंटेलिजेंस सर्विसेज से भी। हालांकि ये बातें कहीं ज्यादा स्पेक्युलेटिव हैं। लुटेरों के बीच चुप रहने का कोड ऑफ साइलेंस और साथ में पक्के सबूतों की कमी ने इसका मतलब यह हुआ कि यह एनिग्मेटिक फिगर हमेशा गुमनाम ही रहा, इस बड़ी डकैती की मशीन में एक गोस्ट की तरह। द अल्स्टरमैन के रहस्य के अलावा चोरी हुए ज्यादातर पैसे का क्या हुआ, यह बात आज भी लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए है। लूट गए 2.6 मिलियन पाउंड्स में से सिर्फ करीब 3 लाख से 4 लाख पाउंड्स ही पुलिस ऑफिशियली बरामद कर पाई थी। इसका मतलब है कि 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा का कोई हिसाब नहीं मिला, एक बहुत बड़ी रकम, खासकर 1963 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इस गायब हुए फॉर्चून का क्या हुआ, इसे लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि इसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कीम्स के जरिए लॉन्डर किया गया, शायद बिजनेसेस या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। दूसरों का कहना है कि इसे थेबा थिया गया, खुफिया जगहों पर छिपा थिया गया, या फिर इसे बेहिसाब उड़ा थिया गया गैंग के उन मेंबर्स ने जो फौरन पकड़े जाने से बच निकले थे। यह ख्याल कि लूट का एक बड़ा हिस्सा कामयाबी से गायब कर दिया गया, शायद द अल्स्टरमैन ने ही अपनी पेमेंट के तौर पर इस रॉबरी के हमेशा बने रहने वाले मिस्टिक में एक और परत जोड़ थीता है। इससे एक ऐसी तस्वीर बनती है कि कुछ लोगों ने न सिर्फ ये क्राइम किया, बल्कि असल में वो माल लेकर चंपत होने में भी कामयाब रहे। इस अनसीन फॉर्चून की उम्मीद, जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, ने अनगिनत आर्टिकल्स, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज को हवा दी है। यह कहानी को सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट से बिठल कर एक रोमांचक ट्रेजर हंट में बिठल थीता है, एक ऐसी खोज जिसे लेकर पब्लिक इमेजिनेशन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इतने सालों की साइलेंस और स्पेकुलेशन के बाद भी जैक मिल्स का देहांत फरवरी 1970 में 64 साल की उम्र में हुआ ल्यूकेमिया से। लेकिन उनके परिवार का हमेशा यही मानना था कि रॉबरी के दौरान उनके सिर पर लगी चोटों की वजह से ही उनकी सेहत बिगड़ी और वो वक्त से पहले चल बसे। हालांकि मेडिकली इस बात पर बहस थी कि क्या सीधा कोई कनेक्शन था। इस एस्तेमे ने बेशक उनकी जिंदगी के आखिरी 7 साल खराब कर दिए थे। उनकी कहानी एक जरूरी और होश में लाने वाली दूसरी कहानी पेश करती है, ग्रेट ट्रेन रॉबरी की अक्सर रोमांटिसाइज की जाने वाली कहानी के मुकाबले। ये हमें याद दिलाता है कि हेडलाइंस और मिथ्स के पीछे असली इंसानी तकलीफ थी, एक ऐसी कीमत जिसे ऐसे थ्रिलर क्राइम्स की कहानियों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शुरू में जैक मिल्स और उनके को ड्राइवर डेविड व्हिटबी, जिनके साथ भी बदसलूकी हुई थी, के लिए लोगों में बहुत हमदर्दी थी। उन्हें ऐसे बहादुर आदमी के तौर पर देखा गया जिन्होंने एक खौफनाक मुश्किल झेली थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और रॉबर्स, खासकर रॉनी बिग्स जैसे लोग मीडिया में रोमांटिसाइज हो गए, ध्यान अक्सर विक्टिम से हट गया। कहानी में क्रिमिनल्स की थेलेरी और उनके बाद के कारनामों की तारीफ ज्यादा होने लगी, जबकि मिल्स की तकलीफ को अक्सर कम करके आंका गया या भुला ही दिया गया। लोगों की सोच में ये बीठेलाव रॉबरी की लेगेसी का एक होश में लाने वाला पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे विक्टिम्स आसानी से अपने गुनहगारों की छाया में थेप जाते हैं। इस सेंसेशनलिज्म के बीच वो मैनहंट्स और थेलेरी से भागने की कहानियों के बीच जैक मिल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, जो उस मेल ट्रेन के ड्राइवर थे जिसे टारगेट किया गया था। वो सिस्टम का कोई गुमनाम पुर्जा नहीं थे जिसे रॉबर्स ने अपनी चालाकी से हरा दिया। वो एक 57 साल के मेहनती आदमी थे जो 8 अगस्त 1963 की रात बस अपना काम कर रहे थे। रॉबरी के दौरान जब वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे
कि वो ट्रेन को बताए गए तरीके से नहीं चला सकते क्योंकि ब्रेक्स सही से सेट नहीं थे, तो गैंग के एक मेंबर ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। इस हिंसक हरकत के उनके लिए बहुत बुरे और लंबे समय तक रहने वाले नतीजे हुए। जैक मिल्स पर हुए हमले का फिजिकल और साइकोलॉजिकल असर बहुत गंभीर था। उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिनकी वजह से उन्हें पुराने, कमजोर कर धीने वाले सिर दर्द और ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी हो गई। वो अपनी बाकी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में लगातार थेरद में रहे। उन्होंने रेलवेज में काम पर लौटने की कोशिश की, लेकिन अपनी चोटों की वजह से ड्राइवर का काम थियोबारा शुरू नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्हें हल्के ऑफिस वाले काम दिए गए। इस रॉबरी ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, इसने जैक मिल्स की सेहत, उनका करियर और उनके मन की शांति छीन ली। रॉबर्स के साथ अक्सर जो ग्लैमर जोड़ा जाता है, वो उनके मेन विक्टिम के सामने आई भयानक सच्चाई से बिल्कुल अलग है। मीडिया इन धारणाओं को बनाने में एक क्रूशल रोल निभाती है। रॉबर्ट्स के एडवेंचर और उनकी पर्सनैलिटीज पर फोकस करके उनके एक्शंस के अंजाम के बजाय एक तरह का एल्यूर पैथिया किया जा सकता है। बस्टर एडवर्ड्स जेल से छूटने के बाद वाटरलू स्टेशन के पास एक फूलों का स्टॉल भी चलाते थे और एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन गए। एक कुख्यात ट्रेन रॉबर से एक सीधे साथी लोकल कैरेक्टर में ये बेटलाव ये दिखाता है कि कैसे वक्त और मीडिया पोर्ट्रेयल गंभीर क्राइम्स को भी नरम कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं की एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी पब्लिक मेमोरी बनाने में एम्प्टी करते हैं। कुछ तरह के क्रिमिनल्स को रोमांटिसाइज करने की ये आदत, खासकर वो जो ऐसे ऑडेशियस हाइस्ट्स में शामिल हों जिनमें फौरन कोई जान नहीं जाती, एक अजीब लेकिन बार बार होने वाला फिनोमिनन है। द ग्रेट ट्रेन रॉबर्स सिर्फ चोरों से कहीं ज्यादा या कुछ के सिंबल्स बन गए। उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स के तौर पर देखा गया, आम एथमी जिन्होंने सिस्टम से टक्कर ली और जीते। उनकी कहानियां जो डेयरिंग प्लान्स, बाल बाल बचने और भागते हुए जिंदगी से भरी थीं, ने ऐसी थ्रिलिंग कहानियां दें जिन्होंने उनके क्राइम्स की सच्चाई को ढक दिया। बस्टर एडवर्ड्स जैसे लोगों का मीडिया पोर्ट्रेयल अक्सर रोमांटिसाइजेशन की तरफ चला जाता था। उन्हें एक चार्मिंग, लगभग लवेबल बीथीमाश की तरह दिखाया गया, एक फैमिली मैन जिसे क्राइम में मजबूरन आना पड़ा और जो एक नॉर्मल जिंदगी के लिए तरसता था। इस नैरेटिव को 1988 की फिल्म बस्टर ने काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिसमें म्यूजिशियन फिल कॉलिंस ने टाइटल रोल किया था। फिल्म में एडवर्ड्स की अपनी बीवी जून के साथ रिलेशनशिप पर फोकस किया गया था और एक फ्यूजिटिव के तौर पर उनकी जिंदगी पर उनके कैरेक्टर का एक सैनिटाइज्ड और सिंपैथेटिक व्यू पेश करते हुए इस पोर्ट्रेयल ने पब्लिक की सोच को एक आकार थिया, एक सजायाफ्ता क्रिमिनल को एक नई जेनरेशन के लिए फोल्क हीरो जैसा बना थिया। चार्ल्स बस्टर एडवर्ड्स ग्रेट ट्रेन रॉबरी गैंग का एक और जाना माना मेंबर था, जो एक क्लब ओनर और छोटे मोटे क्रुक के तौर पर अपने कारनामों के लिए जाना जाता था। रॉबरी के बाद वो पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहा, अपनी बीवी और बेटी के साथ मेक्सिको भाग गया। वो वहां कुछ साल रहा, लूट का अपना हिस्सा खर्च करते हुए, लेकिन घर की याद और कम होते पैसों ने आखिर में उसे सरेंडर करने के लिए बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। 1966 में वो इंग्लैंड वापस आया और पुलिस के सामने खुद को पेश कर दिया, जिसके बाद उसे 15 साल की जेल की सजा हुई। बाद का इंटरनेशनल मैनहंट, ड्रामेटिक अरेस्ट्स, लंबा ट्रायल और खासकर रॉनी बिग्स जैसे डेयरिंग एस्केप्स कहानी में इंट्रीग और एडवेंचर की परत दर परत जोड़ते गए। बिग्स का ब्राजील में दशकों तक कानून से बचना, खुलेआम रहना और अथॉरिटीज को चिढ़ाना उसे एक ग्लोबल मीडिया फिगर में बीट हेल्थ थिया। इस लंबी कहानी ने रॉबरी को हेडलाइंस में बनाए रखा और लोगों के मन में ज्यादातर क्राइम्स से कहीं ज्यादा समय तक यह सिर्फ एक घटना से कहीं ज्यादा बन गया। यह एक चलते रहने वाले ड्रामा में बीट हेल गया, जिसमें हीरोज भी थे, कम से कम कुछ लोगों के लिए विलन्स और अनसुलझे रहस्य जैसे द अल्स्टरमैन की पहचान। आखिर में ग्रेट ट्रेन रॉबरी हमें फैसिनेट करती है क्योंकि इसमें इतने सारे कंपेलिंग एलिमेंट्स मिले हुए हैं। एक हाई स्टेक्स हाइस्ट, रंगीन मिजाज के कैरेक्टर्स, ड्रामेटिक एस्केप्स, पुलिस प्रोसीजरल और गायब हुए पैसों का कभी न खत्म होने वाला रहस्य। यह बात कि ज्यादातर लूट का माल 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा कभी बरामद नहीं हुआ एक और आखिरी दिलचस्प सवाल खड़ा कर थीता है, कहां गया वो पैसा, किसको फायदा हुआ। यह अनसुलझा पहलू यह पक्का करता है कि कहानी कभी पूरी तरह से खत्म महसूस नहीं होती, जिससे अटकलों और किस्से कहानियों को फलने फूलने का मौका मिलता रहता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अनगिनत बार सुनाया गया है किताबों, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और गानों में। हर बार सुनाए जाने पर क्रिमिनल फोल्कलोर के इतिहास में इसकी जगह और पक्की होती जाती है।
इसमें डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी की भी एक बात है, चाहे यह सोच कितनी भी गलत क्यों ना हो। कुछ लोग ज्यादातर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। रॉयल मेल, रेलवेज, पुलिस, और थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि उन सबको चकमा थी या यह अंडरडॉग वाली बात, भले ही अंडरडॉग क्रिमिनल्स हों, पॉपुलर कहानियों में अक्सर लोगों को पसंद आती है। यह लोगों के मन में छुपी एंटी ऑथोरिटेरियन भावना को छू जाती है। उन लोगों के लिए एक आकर्षण जो सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं, चाहे उनके इरादे ही कुछ भी हो। बारीकी से की गई प्लानिंग अपनी कमियों के बावजूद एक ऐसी चालाकी की तरफ इशारा करती थी जो बहुतों को दिलचस्प लगी। 60 साल से ज्यादा हो गए हैं जब ग्लासगो से ह्यूस्टन जाने वाली मेल ट्रेन पर हमला हुआ था, फिर भी ग्रेट ट्रेन रॉबरी आज भी लोगों के मन पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इस खास क्राइम में ऐसा क्या है जो इसकी लेगेसी को हमेशा बनाए रखता है? जवाब का एक हिस्सा बेशक छिपा है चोरी के बड़े स्केल और हिम्मत में। 1963 में 3.6 मिलियन पाउंड इतनी बड़ी रकम थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस समय ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी कैश रॉबरी। आम अपराधियों के एक गैंग की इमेज जिसने कामयाबी से एक रॉयल मेल ट्रेन को रोका और इतनी बड़ी थियोलत लेकर फरार हो गया, वो तब भी और आज भी अपने आप में ड्रामेटिक और दिलचस्प है। और इस तरह ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी जिंथिया है, सिर्फ एक क्राइम की कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रिटेन के इतिहास में बसे एक मिथ की तरह। अगर ऐसी कहानियां आपको फैसिनेट करती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुनिया भर की ऐसी ही सच्ची लेजेंड्स और छुपे हुए मिथ्स के लिए हमसे जुड़ें।